हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत अनुवाद के चैप्टर को स्टार्ट किया, ट्रांसलेशन के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहाँ पर हम लोग हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे। और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था अभी बेसिक लेवल पे हमने ट्रांसलेशन करना शुरू किया है और हम लोग वर्ब बी को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। जैसा कि वर्ब बी क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैं उस चीज़ को रिकॉल कर देता हूँ। वर्ब बी वह वर्ब होता है जिसके रूप इज एम आर प्रेजेंट टेंस में होते हैं, वाज वर्ब पास्ट टेंस में होते हैं और विल बी शैल बी फ्यूचर टेंस में होते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ट्रांसलेशन को करना सीख लिया है। और आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग वर्ब बी के विल बी या शैल बी के रूप को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि इस टेंस का फॉर्मेशन करता है फ्यूचर टेंस का। इट मीन्स आज का ये वीडियो लेक्चर फ्यूचर टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने पर आधारित होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर टेंस का पहचान कैसे होगा, फ्यूचर टेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस हमें आने वाले समय के बारे में जानकारी देता है। तो जो सेंटेंस अगर लिखा हो जो हमको आगे आने वाले समय के बारे में बोध कराता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। जैसे कि राम एक प्रसिद्ध राजा बनेगा, तो यहाँ पर जो राम एक प्रसिद्ध राजा बनेगा ये आगे आने वाले समय की बात किया जा रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया है, फ्यूचर टेंस हो गया है। तो जब भी हिंदी के किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, हिंदी के वाक्य के अंत में गा गी गे होंगे या फिर होगा, इनमें से कोई शब्द आ जाए, ऐसा जो हिंदी का वाक्य लिखा गया हो, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, या तो गा हो, गे हो, गे हो, होंगे या होगा, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो वो दिया गया हिंदी का वाक्य किस टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। ये रहा पहचानने का तरीका। मैं जैसे कि सेंटेंस लिख देता हूं, तुम अपने पिता के योग्य पुत्र होगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन ये जो वाक्य लिखा गया है, तुम अपने पिता के योग्य पुत्र होगे, तो इसके अंत में क्या आ गया है, क्रिया तो वाक्य के अंत में गे आ गया है। और मैंने जैसे बताया अगर गे शब्द भी आ जाए, गागी गे होंगे या होंगे, इनमें से कोई भी शब्द क्रिया के अंत पर क्रिया बोल रहा हूँ वाक्य के अंत में आ जाए, वो कौन सा टेंस फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा फ्यूचर टेंस का। अभी हम लोग ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं जहां पर किसी कार्य का होना पाया जाए। अभी हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का, जहां पर किसी कार्य का होना नहीं बल्कि स्टेट को दर्शाया जाएगा, अवस्था को दर्शाया जाएगा। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है बल्कि तुम्हारा ये जो लिखा गया है उसके स्टेट को बताया जा रहा है कि आगे चलकर वो योग्य पुत्र होगा। यहाँ पर किसी कार्य का होना नहीं पाया गया है। तो ये रहा, आई होप अब आपको फ्यूचर टेंस पहचानने का तरीका आ गया होगा। क्या अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन की बात आएगी तो पीछे के वीडियो इस लेक्चर से अब इतना समझ गए होंगे कि जब भी ट्रांसलेशन किया जाता है तो हम लोग 3 तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विल बी या फिर शैल बी का। किसका प्रयोग करते हैं, विल बी या शैल बी का। अब बात ये आती है कि फ्यूचर टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वर्ब हैं, तो कब हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे और कब हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो उसको मैं बताता हूँ कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई हो या वी हो जाए, बस ये 2 सब्जेक्ट या तो आई आ जाए या तो वी आ जाए, तो इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे शैल बी का। किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इसको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ही, सी, इट, दे,
यू, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर जो हिंदी का वाक्य लिखा गया है तो हिंदी वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर या तो आई हो या तो बी हो, या फिर सीधे शब्द में कहे फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन आ जाए। फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन। यदि फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ होगा तब तो हम लोग प्रयोग करेंगे फैल बी का। लेकिन आई बी को छोड़कर कुछ भी सब्जेक्ट के स्थान पे है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे ही सी इट दे यू हो, इनमें से कुछ भी हो जाए, तब हम लोग प्रयोग करेंगे विल बी का। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट विल बी और फैल बी के प्रयोग का। अब बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। जो हमारा पहला ट्रांसलेशन होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य का। अफर्मेटिव सेंटेंस तो किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे उसको बताता हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, पीछे की वीडियो में मैंने बताया था, अफर्मेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखा जाता है वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट। तो यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लिखते थे वर्ब को, और यहाँ पर वर्ब क्या है विल बी या फैल बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे विल या फैल, और इन दोनों के साथ क्या जुड़ा होगा बी जुड़ा होगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उन अदर वर्ड्स का ट्रांसलेशन कर लेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस। तो ये रहा हमारे पास एक वाक्य दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब इस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपको पीछे तरीका ही बताया था कि जब भी हिंदी का कोई वाक्य लिखा गया उसके लास्ट में एक पूर्ण विराम आ जाए और वाक्य में किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हो तो वो कौन सा वाक्य बनता है, वो बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम आया है और इस वाक्य में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दैट इज वाई ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस वाक्य को जब ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके क्रियापद में क्या आ गया है ये शब्द आया हुआ है। तो इसका मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि जिन हिंदी वाक्यांश में गा गी गे होंगे या होऊंगा ऐसे शब्द आ जाए, होऊंगा ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो ये वाक्य किस टेंस में हो गया है फ्यूचर टेंस में हो गया है। जिस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम, और तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी यू हो जाएगी। और मैंने अभी जस्ट बताया कि जब सब्जेक्ट यू होता है तो और यू के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे विल बी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा विल बी, यू विल बी, यहाँ पर विल बी हो गया है। अब क्या बनो यू विल बी तुम होगे, क्या होगे योग्य पुत्र। तो योग्य पुत्र का इंग्लिश क्या जाएगा वर्दी, वर्दी सन। अच्छा योग्य पुत्र बनोगे किसके बनोगे अपने पिता के, ऑफ हिज फादर। तो ये रहा ट्रांसलेशन इन गिवन सेंटेंस का जो कि हो गया है यू विल बी वर्दी सन ऑफ योर। पर यहाँ पर हिज मैंने लिख दिया, ये हिज नहीं होगा क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ अपने की इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यदि सब्जेक्ट क्या हो जाए, यदि सब्जेक्ट ही होता है तो ही के साथ अपने की इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं हिज का। यदि सब्जेक्ट सी हो जाए तो सी के साथ हम लोग अपने की इंग्लिश यूज करते हैं हर का। यदि सब्जेक्ट यू हो जाए तो यू के साथ अपने की इंग्लिश आती है योर, आई के साथ आती है माई, वी के साथ आता है आवर, और इसी तरह दे के साथ आता है दियर। तो ये अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जब सब्जेक्ट ही होगा तो अपने की इंग्लिश हिज यूज करेंगे, सब्जेक्ट सी होगा तो अपने की इंग्लिश हर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यू होगा तो अपने की इंग्लिश योर आएगा, आई के साथ माई, वी के साथ आवर और दे के साथ दियर। तो यहाँ पर यू आया हुआ था सब्जेक्ट यू आने की वजह से अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी योर हो जाएगी। तो मैंने गलती लिख दिया था हिज जो कि गलत था, सही क्या होगा योर। तो ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन फ्यूचर टेंस में। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। यदि वाक्य नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा उसको थोड़ा समझते हैं।
हमारे पास अगला जो वाक्य होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। तो जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, जब भी कोई वाक्य हिंदी का लिखा हुआ जिसके अंत में तो पूर्ण विराम आए और वाक्य के बीच में किसका प्रयोग हो जाए, नहीं का प्रयोग हुआ हो, तो वो क्या कौन सा सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। और जब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद लिखेंगे विल या शैल, और जो नेगेटिव वर्ड होगा या तो नहीं या तो कभी नहीं, नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर में यहाँ पर दोनों का जिक्र कर लेता हूँ, नॉट या नेवर, इन दोनों पे किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो बी होगा वो उसके बाद आएगा और लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड्स फुल स्टॉप के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि तुम एक भ्रष्ट नेता नहीं होगे, तुम एक भ्रष्ट नेता नहीं होगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा गया है जिसके अंत में ये शब्द आ गया है, तो वापस से ये शब्द आ गया है, तो कौन सा टेंस हो गया है, फ्यूचर टेंस हो गया है। पहली बात क्लियर हो गया। अगली चीज देखेंगे सेंटेंस, देखिए पूर्ण विराम आ गया, पूर्ण विराम पद नहीं शब्द आ गया है। तो भी मैंने बताया पूर्ण विराम पद नहीं शब्द आने का सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा दिया गया वाक्य जो है वो फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है सबसे पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू। तो जैसा कि लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया, सब्जेक्ट यू हो जाए या इनमें से कोई भी हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बार विल और बी थोड़े अलग हो जाएंगे, अलग अलग लिखे जाएंगे, उनके बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। जब वाक्य नकारात्मक होता है तो और वर्ब के स्थान पे दो शब्दों का प्रयोग हो तो उन शब्दों को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले तो लोग यू के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नहीं शब्द आया है तो नॉट या नेवर में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद बचा हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए इसका क्या लिखेंगे, बी लिख लेंगे, यू विल नॉट बी, तुम नहीं बनोगे, क्या नहीं बनोगे, एक भ्रष्ट नेता, करप्ट पॉलिटिशियन, ये रहा ट्रांसलेशन हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। और यहीं पर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं होगे। अगर मैं सेंटेंस को कैसे बोल दूं, तुम एक भ्रष्ट नेता कभी नहीं होगे, तो कभी नहीं का प्रयोग हो जाएगा। और जब कभी नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो पूरा ट्रांसलेशन सेम रहना है, बस इसी नॉट की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, नेवर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। तो हमने अभी तक दो तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया, फ्यूचर टेंस के, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, हम लोग दो वीडियो के ट्रांसलेशन से सीखते चले आ रहे हैं। जब हमने प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन किया वहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला, वहां भी हमने दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट किया। इसी प्रकार जब हमने पास्ट टेंस को ट्रांसलेट किया तो वहां भी हमने दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट किया। एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जहां पर हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है और उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। और एक होता है ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और ऐसे वाक्य को उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें पहले हम उन हिंदी वाक्य की बात कर लेते हैं जिनका प्रारंभ क्या से हो जाए। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जिन हिंदी वाक्यों का प्रारंभ क्या शब्द से हो।
तो जब हम हमारे पास वहाँ हिंदी का ऐसा वाक्य दिया गया हो जिसका प्रारंभ किससे हुआ हो, क्या शब्द से हुआ हो, तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले लिखा जाता है वर्ब, जो कि यहाँ पर क्या है, विल या फैल है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे विल या फैल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब उसके बाद विल या फैल के साथ बचा हुआ क्या रहता है, बी होता है। तो बी कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। और अंत में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये स्ट्रक्चर रहा हमारा फर्स्ट टाइप या फिर जस्ट नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसके लिए एक ट्रांसलेशन देखते हैं, तो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है, क्या वह कल राजस्थान, क्या वह कल राजस्थान होगा, राजस्थान में होगा। तो देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, क्या वह कल राजस्थान में होगा। तो यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है, किसके साथ, वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि हिंदी का जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या शब्द से हो, वो सेंटेंस होते हैं यस नो टाइप। वो क्या होते हैं, यस नो टाइप होते हैं। और इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए इसका टेंस जो है इस वाक्य के अंत में क्या आया हुआ है, जा शब्द आया हुआ है। और जब जा शब्द आया हुआ तो इसका टेंस क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, विल या फैल लिखना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह की मीनिंग होती है ही। और मैंने ऊपर बताया कि सब्जेक्ट ही होगा, तो हम लोग हेल्पिंग ऊपर हम लोग वर्ब क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल। तो यहाँ पर हो जाएगा विल, और उसका लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह इंग्लिश हो जाएगी ही, विल ही। और इसके तुरंत बाद देखिए विल पे बी छोटा हुआ है, तो बी कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बी, विल ही बी कहाँ पर होगा, राजस्थान में, इन राजस्थान, इन राजस्थान। कब होगा, कल। अब है कल की इंग्लिश यस्टरडे भी होती है, कल की इंग्लिश टुमारो भी होती है। तो कब यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, कब टुमारो का, जब कल का प्रयोग पास्ट टेंस में हुआ वहां पर यूज करते हैं यस्टरडे का। लेकिन इसी जब कल शब्द का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं टुमारो का। यहाँ पर हो जाएगा टुमारो। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इस गिवन सेंटेंस का, जहां पर सेंटेंस हमारा था क्या वो कल राजस्थान में होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया है विल ही बी इन राजस्थान टुमारो। तो ये रहा ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइप, या फिर जिसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम अगले टाइप की तरफ इंट्रोगेटिव के, जो कि होता है डब्ल्यूएच टाइप या फिर सेकेंड टाइप। जब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो क्या हो जाता है, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में कथनाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। तो जब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में हो जाएगा, तो इन दैट केस हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तो वहां पर बनता है डब्ल्यूएच टाइप या फिर सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते थे हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको यस नो टाइप का, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस इसी स्ट्रक्चर पे पहले हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अनुसार, उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल या फैल। आफ्टर दैट हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क के साथ। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया है डब्ल्यूएच टाइप। ये कौन सा हो गया है, डब्ल्यूएच टाइप, या फिर जिसको क्या बोला जाएगा, सेकेंड टाइप। उस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस के। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम सफल व्यापारी
कैसे होंगे, कैसे होंगे। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया है, हम सफल व्यापारी कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है, लेकिन वाक्य का प्रारंभ क्या से नहीं है, बल्कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक। तो जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम सफल व्यापारी कैसे होंगे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक तो कहाँ पर आ गया है, वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक की इंग्लिश कैसे की इंग्लिश, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाउ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमको क्या लिखना था, क्वेश्चन वर्ड भी लिखना था। यहाँ पर हमने हाउ लिख दिया है। हाउ पर हमको क्या लिखना है, तो बी लिखना है, तो फैल लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होती है वी, और मैंने बताया है सब्जेक्ट भी हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, फैल का। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फैल आ जाएगा। बी लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो फैल लिखे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वी, और वी के बाद क्या लिखेंगे बी। हाउ फैल बी, बी क्या होंगे, सफल व्यापारी, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हो जाएगा, प्लूरल है, हो जाएगा मेन, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया है, हम सफल व्यापारी कैसे होंगे इस वाक्य का। तो इस तरह से ये रहे फ्यूचर टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के बेसिक रूल्स एक स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को समझा है एग्जाम्पल के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, जहाँ पर हम लोग इन्हीं रूल्स का प्रयोग करेंगे, सो दैट हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो और अधिक क्लियर हो सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।